एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का 5th चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत या हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत। लास्ट क्लास में अपन ने तुलनात्मक लागत अंतर पढ़ा था। तुलनात्मक लागत अंतर का प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया था। इससे पहले निरपेक्ष थ्योरी पढ़ी थी जो एडम स्मिथ ने दी थी। रिकार्डो ने जो थ्योरी दी तुलनात्मक लागत अंतर, उनका मानना था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं वह लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। लेकिन रिकार्डो यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं की लागतों में अंतर के मूल कारण क्या हैं और भिन्न भिन्न देशों में उत्पादन संभावना रेखाएं भिन्न भिन्न आकार की क्यों होती हैं। इन दो प्रश्नों का उत्तर सर्वप्रथम हेक्सर ने दिया। हेक्सर ने 1919 में अपना एक लेख प्रतिपादित किया। लेख का नाम था द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें इन दो प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया और उन्होंने हेक्सर ने बताया कि दो देशों में लागतों में अंतर का कारण उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक दुर्लभता है और अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग साधनों की भिन्न भिन्न मात्रा या अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। आगे उन्होंने बताया कि दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लाभ के अंतर के कारण होता है तथा तुलनात्मक लाभ में अंतर दोनों देशों में उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों की विभिन्न अनुपातों के कारण होता है। इसी थ्योरी को आगे चलकर उनके साथी बर्टिल ओहलिन ने अच्छे से इसको विस्तृत रूप दिया और उन्होंने 1933 में अपनी एक बुक प्रकाशित की। बुक का नाम था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें ओहलिन ने स्पष्ट किया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर विभिन्न देशों की साधन निधियों की भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः दो देशों के मध्य व्यापार का मूल कारण साधन निधियों की सापेक्षिक भिन्नता है। इसी वजह से इस सिद्धांत को हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत कहते हैं। सर्वप्रथम हेक्सर ने प्रतिपादित किया था। जो आलोचनाएं थी या जो कमियां थी उसको सर्वप्रथम हेक्सर ने दूर किया था और हेक्सर के विचारधारा को ही ओहलिन ने विस्तृत रूप दिया था। इस वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत भी कहते हैं और इसे साधन अनुपात सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो और हेक्सर-ओहलिन का सिद्धांत एक दूसरे को गलत सिद्ध नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो ये सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। हेक्स-ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। ओहलिन का मानना था कि विभिन्न राष्ट्र मात्र विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें राष्ट्रीय सीमाएं, प्रशुल्क बाधाएं तथा भाषा, रीति रिवाजों की भिन्नता के कारण अंतर स्थापित हो जाता है, परंतु ये भिन्नताएं विभिन्न देशों में स्वतंत्र व्यापार के लिए स्थायी बाधाएं न होकर अस्थायी बाधाएं होती हैं। कभी भी इनको समाप्त किया जा सकता है। क्षेत्रीय विस्तार के साथ राष्ट्र की सीमाएं बदल जाती हैं। जैसे जैसे क्षेत्रीय विस्तार होता जाता है वैसे वैसे सीमाएं बदलती जाती हैं एवं प्रशुल्क बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ओहलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत मूल्य के सामान्य सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार मात्र है, क्योंकि मूल्य का सामान्य सिद्धांत अंतरक्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समान रूप से लागू होता है। केवल यह क्षेत्र विस्तार का अंतर है। ओहलिन का मानना था कि मूल्य का सामान्य सिद्धांत मार्शल के समय तत्व पर आधारित है, किंतु क्षेत्र स्थान तत्व की अवहेलना करता है। केवल समय तत्व पर आधारित है। ओहलिन के अनुसार क्षेत्र या स्थान का आर्थिक जीवन में निम्नलिखित दो कारणों की वजह से महत्वपूर्ण स्थान है। पहला, कुछ सीमा तक उत्पत्ति के साधन किन्हीं निश्चित क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं और दूसरा, परिवहन लागतें तथा अन्य बाधाएं वस्तुओं के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उपस्थित करती हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए ओहलिन का मत था कि यदि मूल्य के सामान्य सिद्धांत में क्षेत्र तत्व को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न देशों के बहुत से बाजारों में मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है और
इस प्रकार कहा जा सकता है कि ओलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत एक बहु बाजार सिद्धांत है, मल्टी मार्केट थ्योरी है। अगर क्षेत्र को शामिल कर लेते हैं तो अपन कह सकते हैं कि मल्टी मार्केट थ्योरी है। सर्वप्रथम हेक्सर ने यह उद्घटित किया या प्रकाशित किया या बताया कि जब विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है तो मूल्य के साम्य का सिद्धांत लागू हो जाता है। और प्रोफेसर ओहलिन ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए या स्पष्ट करते हुए बताया कि मूल्य के साम्य सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया उन्होंने। इसी कारण से हेक्सर ओहलिन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत भी कहते हैं। ये इस सिद्धांत की बेसिक थी हेक्सर ओहलिन सिद्धांत की। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत है क्या? हेक्सर ओहलिन सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था ये। अब इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या थी, इनकी बात करते हैं मान्यताओं की। तो पहली मान्यता थी कि व्यापार के लिए दोहरे मॉडल को प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें दो देश, दो वस्तुएं एवं दो उत्पत्ति के साधन हैं, 2x2x2। जबकि जो तुलनात्मक लागत थ्योरी थी उसमें 2x2x1 था, क्योंकि उत्पत्ति का एक ही साधन था। यहाँ उत्पत्ति के दो साधन हैं। दूसरी मान्यता है दोनों देशों की वस्तु व साधन की बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। तीसरी, देश के अंतर्गत उत्पत्ति के साधन गतिशील हैं, किंतु दोनों देशों के बीच साधनों की गतिशीलता का अभाव है। नेक्स्ट, दोनों देशों में उत्पत्ति के दोनों साधनों के अनुपात सापेक्षिक पूर्ति में भिन्नता है। नेक्स्ट, दोनों देशों में न तो कोई व्यापार बाधाएं हैं और न ही परिवहन लागतों का भी अभाव है और किसी प्रकार की कोई बाधाएं भी नहीं हैं। और भी मान्यताएं हैं, जैसे प्रत्येक देश में उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है। उत्पत्ति के दोनों साधनों को दोनों देशों में पूर्ण रोजगार प्राप्त हैं। दोनों देशों में उपभोक्ता का पसंदगी अधिमान तथा मांग फलन समान है। प्रत्येक देश में साधनों की मात्रा, मांग की दशाएं तथा उत्पादन की भौतिक दशाएं स्थिर हैं। मतलब जो मेन मान्यताएं थी सिद्धांत की, ये 5 मान्यताएं हैं। इसके अलावा और भी मान्यताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 मान्यताएं थी। अब आगे देखते हैं कि ये सिद्धांत कहता क्या है, सिद्धांत का कथन क्या है बेसिकली। तो सिद्धांत निम्न मान्यताओं के आधार पर यह सिद्धांत बताता है कि दो देशों के बीच व्यापार वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। इनका भी यही मानना है कि जो दो देशों के बीच व्यापार वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। दूसरा इनका कथन है कि वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक अंतर 2 कारणों की वजह से होता है और इन्हीं कारणों को रिकार्डो स्पष्ट नहीं कर पाया था। इस वजह से रिकार्डो के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परंपरागत सिद्धांत कहते हैं और हेक्सर ओहलिन के जो सिद्धांत है इसको आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये डिफाइन किया है कि लागतों में तुलनात्मक अंतर किन कारणों से होता है। और इन्होंने बताया कि 2 कारण हैं जिनकी वजह से लागतों में तुलनात्मक अंतर पाया जाता है। पहला कारण बताया कि उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में अंतर होता है। जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी सापेक्षिक कीमतों में अंतर होता है। और दूसरा कारण बताया कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता या मात्रा में सापेक्षिक भिन्नता होती है। ये 2 अंतर बताया और इन 2 कारणों की वजह से ही तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है, लागतों में तुलनात्मक अंतर पाया जाता है। तीसरा इसका कथन है कि तीसरा कथन है कि व्यापार का उदय वस्तु की कीमतों में सापेक्षिक अंतर के कारण होता है। व्यापार जो है वह वस्तु की कीमतों में सापेक्षिक अंतर के कारण होता है। और चौथा, एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनके उत्पादन में सापेक्षिक रूप से बाहुल्य साधन अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और बाहुल्यता के कारण साधन सापेक्षिक रूप से सस्ते होते हैं। और अगला इनका 5वां कथन था कि वस्तुओं की कीमतों में अंतर का कारण उनमें प्रयुक्त साधन की कीमतों में अंतर होना है। जो
वस्तु को बनाने में साधन लगते हैं उनकी कीमतों में अंतर होना है। जो दो देशों के मध्य साधन निधियों की भिन्नताओं के कारण होता है। उन जो दो वस्तुएं बनाते हैं उनकी कीमतों में अंतर का कारण तो है साधनों की कीमतों में अंतर। और साधनों की कीमतों में अंतर क्यों होता है? वो होता है दो देशों के मध्य साधन निधियों की भिन्नता में, उनकी जो साधन निधियों की भिन्नताओं में अंतर के कारण साधनों की कीमतों में अंतर होता है। तो ये मुख्य रूप से इस सिद्धांत के 5 कथन हैं। यहाँ से 5 नंबर का लघुतरात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं कि आधुनिक सिद्धांत की मान्यताएं बताइए या सिद्धांत के कथन बताइए, इनको परिभाषित कीजिए। आगे चलें तो हेक्सर ओहली सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? हेक्सर ओहली सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? हेक्सर ओहली सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत में प्रमुख पहला तत्व है साधन निधियों में अंतर। क्योंकि जैसे अपन ने इसका कथन पढ़ा था कि साधनों की कीमतों में अंतर दो देशों के मध्य साधन निधियों में अंतर है, तो पहला इसका तत्व है साधन निधियों में अंतर। अब साधन दो देशों के मध्य साधन निधियों में अंतर भी 4 कारणों से होता है। पहला है भौगोलिक अंतर, दूसरा मानवीय दक्षताओं एवं योग्यताओं में अंतर, तीसरा पूंजी तथा पूंजीगत आय की दृष्टि से अंतर और चौथा आर्थिक साधनों के अनुपात में अंतर। एक एक की बात करते हैं कि साधन निधियों में अंतर भौगोलिक अंतर के कारण कैसे होता है। पहला है भौगोलिक अंतर। विभिन्न राष्ट्रों या दोनों देशों में भौगोलिक अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की जलवायु जूट तथा चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जबकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु गेहूं के लिए उत्पादन है। तो भौगोलिक अंतर, दो देशों के मध्य भौगोलिक अंतर पाया जाता है और भौगोलिक अंतर के कारण ही साधन निधियों में अंतर पाया जाता है। दूसरा इसका कारण था मानवीय दक्षताओं एवं योग्यताओं में अंतर। दो देशों के मध्य मानवीय दक्षताओं एवं योग्यताओं में भी अंतर होता है। सपोज उदाहरण के लिए कुछ जातियां बौद्धिक दृष्टि से अधिक कुशाग्र होती हैं तो कुछ जातियां शारीरिक दृष्टि से अधिक बलवान होती हैं। जातियों का भी बुद्धिमत्तापूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अलग अलग देशों में अलग अलग जातियां निवास करती हैं तो उनमें भी दक्षताओं एवं योग्यताओं को लेकर अंतर हो जाता है और उसी अंतर के कारण साधन निधियों में अंतर आ जाता है। तीसरा है पूंजी तथा पूंजीगत आय की दृष्टि से अंतर। दो देशों के बीच पूंजी तथा पूंजीगत आय की दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका तथा यूरोप के देशों में एशिया तथा अफ्रीका के देशों की तुलना में अधिक पूंजी उपलब्ध है और इस कारण इन देशों की पूंजीगत आय में भी अंतर है। क्योंकि ये जो देश हैं अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, ये देश डेवलप्ड कंट्री की गिनती में आते हैं और जो बाकी देश हैं अफ्रीका के वगैरह के जो देश हैं ये विकासशील देशों की गिनती में आते हैं। तो पूंजी तथा पूंजीगत आय की दृष्टि से भी दो देशों में अंतर पाया जाता है और उस अंतर के कारण ही साधन निधियों में अंतर आ जाता है। चौथा कारण है आर्थिक साधनों के अनुपात में अंतर। विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक साधनों के अनुपात में भी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत भूभाग उपलब्ध हैं लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम है। यानी वहाँ धरातल विस्तृत भूभाग तो बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या बहुत थोड़ी है। इसके विपरीत जापान में पूंजी तथा पूंजीगत सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किंतु भूमि का अभाव है, वहाँ भूमि ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो साधन है उनमें भी अंतर पाया जाता है। दोनों देशों के मध्य अलग अलग आकृति बनावट हो सकती हैं और उसके कारण ही साधन निधियों में अंतर पाया जाता है। तो ये 4 प्रमुख कारण थे साधन निधियों में अंतर के। अब जो अगला मुख्य तत्व है सापेक्षिक साधन प्रचुरता। इसको मापने के 2 आधार हैं, कीमत आधार और भौतिक आधार। ये अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।